आज हम फोटोसिंथेसिस से संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, उसमें किन किन साइंटिस्ट का रोल रहा था, प्रकाश संश्लेषण है क्या, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण आज अपना टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका वास्तव में उद्देश्य होता है पादपों के अंदर भोजन का निर्माण करना। प्रकृति के अंदर दो तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी ऑटोट्रोपिक और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जैसे कि हरे पादप, हरे भरे जो पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ऐसे पादपों को बोलते हैं स्वपोषी। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की वास्तव में जो क्रिया होती है, ये फोटो बायोकेमिकल क्रिया होती है। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और फोटो बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, इसका मतलब होता है प्रकाश जैव रासायनिक क्रिया, यानी इसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है। बायो यानी ये जैव से, जीवों से रिलेटेड है। और ये केमिकल क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? रासायनिक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रिया के साथ साथ ये एनाबॉलिक क्रिया है। कैसी क्रिया का उदाहरण होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक का मतलब होता है निर्माणकारी। कौन सी? ये निर्माणकारी क्रिया होती है, मतलब इसमें भोजन का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि भोजन का जो निर्माण होता है वो होता है ग्लूकोज के रूप में। पादपों में किसके रूप में भोजन का निर्माण होता है? ग्लूकोज के रूप में। दूसरी ये कि ये ऊष्मा शोषी क्रिया है। कैसी क्रिया का उदाहरण होता है? ऊष्मा शोषी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब इसके अंदर होता यह है कि जो प्रकाश ऊर्जा है, वो प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश की वजह से, पराबैंगनी लाइट की वजह से जो ऊर्जा आती है उससे बोलते हैं लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है ये वो केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी के रूप में यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। तो वास्तव में ये ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है, अर्थात जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के रूप में आती है, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, निर्माणकारी होती है। ये जैव रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे पहले देखा गया था बैक्टीरिया के अंदर। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किस में देखा गया था? बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा गया। चूंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी प्रकार के क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते कुछ ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया को छोड़कर। यदि ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया को हटा दें तो बाकी के जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो बिरिडीन नाम के प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। इसीलिए इनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं हुआ था, क्योंकि इनमें जल का फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। बैक्टीरिया में जल का हाइड्रोलाइसिस नहीं होने की वजह से प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आगे चलकर आए थे ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। बीजीए जो होते हैं उन्हें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है इनको? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये पहले ऐसे जीव थे जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रकाश संश्लेषण को जो पहली बार देखा गया, जो जिसे वास्तविक या ट्रू फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जल का फोटोलाइसिस हुआ और जल के फोटोलाइसिस से वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर जल का फोटोलाइसिस नहीं होता, जल का फोटोलाइसिस नहीं होता, और यहाँ पर जल का फोटोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस होने की वजह से ही या ऑक्सीजन की उत्पत्ति वातावरण के अंदर हुई। इसलिए ऐसा जो फोटोसिंथेसिस है उसे बोलते हैं फॉल्स फोटोसिंथेसिस। फॉल्स फोटोसिंथेसिस।
और ये जो वास्तविक प्रकार का है इसे बोलेंगे ट्रू फोटोसिंथेसिस। तो वास्तविक प्रकाश संश्लेषण को किस में देखा गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। आभासी प्रकाश संश्लेषण को किस में देखा गया था? बैक्टीरिया के अंदर। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मक्षेपी क्रिया है, एनाबॉलिक है और फोटोबायोकेमिकल क्रिया का उदाहरण है। हर पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अमरवेल, अमरवेल जो होता है, अमरवेल कसकोटा जिसे कहते हैं, इस कसकोटा के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ऐसे ही जो फंजाई होते हैं, उन फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते और क्लोरोप्लास्ट नहीं होने की वजह से इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो फंजाई के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, उनके अंदर पैरासिटिज्म का लक्षण होता है, कॉमनसेलिज्म का लक्षण होता है, सिम्बायोसिस भी दर्शाते हैं। तो यानी कि सहजीवी के रूप में हो सकते हैं, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण इसलिए नहीं होता क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अमरवेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का सर्वाधिक उत्पादन, ऑक्सीजन का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो समुद्री शैवालों से किया जाता है। किससे करते हैं? समुद्री शैवाल। जो मैराइन एल्गी होती हैं, वो मैराइन एल्गी से वातावरण के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, क्योंकि समुद्री शैवाल में चाहे वो क्लोरोफाइसी हैं, थियोफाइसी हैं या जेंथोफाइसी हैं या रोडोफाइसी हैं, जितनी भी शैवाल हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर आती है। टोटल ऑक्सीजन का लगभग 90% ऑक्सीजन अकेले समुद्री शैवालों में फोटोसिंथेसिस की वजह से आती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है? समुद्री शैवालों के अंदर। ये लोअर प्लांट्स हैं, ये समुद्री जल के संपर्क में रहते हैं, इनमें जल का फोटोलाइसिस होता है। एल्गी और फंजाई, तो जो एल्गी हैं शैवाल और फंजाई में डिफरेंस है कि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, फंजाई के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। क्लियर बात?